हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस सेकेंड टॉपिक में हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इस टॉपिक का पहला वीडियो देखते हैं और इस वीडियो में हम थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने ये देखा कि कैसे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और उसी के बेसिस पे उन्होंने एटम का मॉडल सजेस्ट किया। इस मॉडल में उन्होंने एटम को वाटरमेलन से कंपेयर किया। जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और जो हमारा रेड जूसी पार्ट है उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज के साथ कंपेयर किया। तो इस कंपैरिजन की मदद से थॉमसन ने बहुत ही अच्छे से न्यूट्रलिटी ऑफ एटम तो समझा दी, लेकिन इस मॉडल को कभी भी वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए। तो अगर मैं थॉमसन के मॉडल को समराइज करना चाहूं तो उसको मैं इस तरीके से बता सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो थॉमसन के इस मॉडल को प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करा। रदरफोर्ड ने आर्ग्यू करा कि अगर थॉमसन का मॉडल सही है तो मैं किसी भी एटम पे अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करूं तो वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में पास हो जाने चाहिए जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया तो उसका सेटअप कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हमने एक लेड बॉक्स में कवर किया क्योंकि लेड बॉक्स आपके हार्मफुल रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और इन अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने एक गोल्ड फॉइल की शीट पे बॉम्बार्ड किया। ये शीट आपकी बहुत ही थिन है और इस शीट के अराउंड उन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन को लगा दिया ताकि जहां पे भी वो रेडिएशन हिट करे हमें वो पॉइंट मिल सके। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने कंडक्ट किया तो उसके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आए, तो उसके ऑब्जर्वेशंस इस तरीके से थे कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आपके अनडिफ्लेक्टेड पास हुए जो कि थॉमसन के मॉडल से कंसिस्टेंट है। लेकिन जब उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बहुत ही थोड़े अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा डिफ्लेक्शन है। थॉमसन ने जो मॉडल प्रपोज किया उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से डिफ्लेक्शन हो रहा था और ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करा। इसका मतलब थॉमसन का मॉडल गलत है। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या क्या कंक्लूजन्स दिए। तो रदरफोर्ड ने ये कहा क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आपके सीधा सीधा पास हो गए, इसका मतलब एटम के अंदर बहुत ही ज्यादा खाली स्पेस है। दूसरा कि क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, इसका मतलब एटम में कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव चार्ज बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड है, क्योंकि हमें पता है लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और उन्होंने ये कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में प्रेजेंट है और वो बहुत ही डेंस मास है। तो ये जो डेंस मास है जो सेंटर में आपका प्रेजेंट है इसको आगे चल के हम न्यूक्लियस बोलेंगे और ये जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है ये 10 की पावर -15 मीटर है और जो साइज ऑफ द एटम है ये 10 की पावर -10 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो आप ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में कितना छोटा है। तो इन सब के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जिसको वो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम बोलते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो आपका एटम है
उसके बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मास है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमता है। इस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। इस मॉडल के कुछ लिमिटेशंस भी थे। क्या कि रदरफोर्ड का जो ये मॉडल है ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट नहीं बताता। दूसरा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये कुछ भी नहीं बताता, मतलब कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तीसरा, हमें ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इन सारी लिमिटेशंस को हम आगे चल के देखेंगे।